नमस्कार साथियों, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन। एमए ट्रांसलेशन स्टडीज़ के अंतर्गत आपका पाठ्यक्रम है साहित्यिक अनुवाद की प्रक्रिया और उसके क्षेत्र, और इसके अंतर्गत हम लोग खंड 3 विधि के अनुवाद पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले 2 व्याख्यान में आपने विधि का अर्थ, उसका स्वरूप, उसके क्षेत्र और प्रकार को जाना। उसके पश्चात आपने विधि की भाषा की वैशिष्ट्य को जाना कि प्रारूप कर जब विधि की तैयारी करता है तो उसकी भाषा के समय किन किन बातों को ध्यान में रखता है। आज हम बात करते हैं विधि के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग, और इसमें हमारे केंद्रीय बिंदु रहेंगे स्वतंत्रता पूर्व काल में विधि की भाषा, स्वतंत्रता के पश्चात विधि के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा, अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वतंत्रता पूर्व काल में विधि की भाषा। स्वतंत्रता से पूर्व हम सीधा प्राचीन काल में जाएं, संस्कृत के काल में, जो हमारे प्रारंभिक काल है, तब हमारी बोलचाल की भाषा, साहित्य की भाषा, प्रशासन की भाषा संस्कृत ही थी। संस्कृत ही उस समय राजभाषा थी। तो जितने भी नियम बने वो संस्कृत में ही थे। स्मृतियों का निर्माण, धर्मशास्त्रों का निर्माण संस्कृत में ही हुआ, और इन स्मृतियों पर टीका और भाष्य भी संस्कृत में ही लिखे गए, और जो पूरी हमारी न्याय प्रक्रिया है वो संस्कृत में ही विद्यमान थी। फिर उसके पश्चात 12वीं-13वीं शताब्दी में जब तुर्कों का यहाँ पर आगमन हुआ, जब तुर्क आए, 1192 में तुर्कों का राज्य दिल्ली में स्थापित हुआ, और तुर्कों के काल में अरबी और फारसी का प्रचलन बढ़ा। यद्यपि उस काल के प्रारंभ में जो सिक्के हैं, मोहरें हैं, वे संस्कृत में ही थी, परंतु तुर्कों ने यहाँ पर आकर फारसी में और अरबी में शिलालेख तैयार किए। और उसके पश्चात मुग़लों का शासन आया। तो मुग़लों के शासन तक की हम जब व्यवस्था देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का समय, हर्षवर्धन का समय जब था, तो उस समय तक संस्कृत हमारी राजकाज की भाषा थी। तुर्कों के आने के पश्चात पूरी केंद्रीय जो शासन सत्ता थी वो छिन्न भिन्न हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है, किसी एक भाषा का अधिकार नहीं रह गया। और तुर्क आए, अफ़गानीज़ आए, चंगेज़ आए, मंगोल आए, आते थे यहाँ पर अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे, लूटपाट करते थे और चले जाते थे। पर जब बाबर आए, हुमायूं आए, उसके पश्चात उन्होंने यहाँ पर अपने शासन सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया, और उनके समय से फिर यहाँ पर एक स्थायित्व की भावना मिलती है। शासन में एक स्थायित्व दिखाई देता है, और विशेष रूप से अकबर काल में आकर के प्रशासन जो है वो एक सुव्यवस्थित, सुदृढ़ रूप धारण करता है। और अकबर के काल में जो प्रशासन तंत्र की भाषा थी वे फारसी बनी। और अकबर के जो वित्त मंत्री आज के समय में जैसे वित्त मंत्री कहा जाता है, तो वो टोडरमल थे, और टोडरमल ने फारसी की पूरी शब्दावली का प्रयोग किया, और उस समय पूरा जो न्याय व्यवस्था थी वो फारसी भाषा में थी। और उसी समय रियासतों में जो राजा थे वो मराठा राजा थे, और विशेष रूप से महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, वे स्वराज्य और स्वभाषा के प्रति विशेष सजग थे। जहाँ एक और वे स्वराज्य की मांग रखते हैं और मुग़लों का विरोध करते हैं, वहीं उसके साथ साथ वे देश में एकता स्थापित करने के लिए, देश में सुव्यवस्था लाने के लिए स्वभाषा की बात भी करते हैं। और वे स्वभाषा के लिए उन्होंने प्रयास क्या किया कि एक पंडित रघुनाथ हनुमंते थे, उनसे राज व्यवहार कोश का निर्माण करने के लिए कहा, और इस प्रकार से उस समय राज व्यवहार कोश बना। और 1837 में फिर फारसी का स्थान न्यायिक और राजस्व कार्य में
अंग्रेज़ी ने ले लिया। तो पहले संस्कृत का काल रहा जिसमें राजभाषा संस्कृत थी, पूरी विधि व्यवस्था संस्कृत में थी। फिर तुर्कों के आने के बाद, मुग़ल शासन की स्थापना हो जाने के बाद फ़ारसी आई। लगभग 700 साल फ़ारसी में ही शासन व्यवस्था रही। परंतु उस समय लोक भाषा, जन भाषा और प्रशासन की भाषा में अंतर हो गया। जन भाषा में जहाँ हिंदी का प्रारंभिक रूप ब्रज अवधि का था, साहित्य में भी इसी ब्रज अवधि का प्रयोग हो रहा था, परंतु प्रशासन की जो भाषा थी वे फ़ारसी हो गई। और जब ब्रिटिश शासन आता है, जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए, तो उन्होंने फ़ारसी के स्थान पर न्याय के लिए और राजस्विक कार्य के लिए अंग्रेज़ी को अपनाया। अंग्रेज़ी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। और 1835 में सागर और नर्मदा कमिश्नरी में फ़ारसी के स्थान पर हिंदी को रखा गया। तो प्रारंभ अंग्रेज़ी शासन में जब अंग्रेज़ी का हुआ, तो उस समय क्या था, जो आम जनता थी वे अंग्रेज़ी को नहीं समझती थी और प्रशासन तंत्र की भाषा अंग्रेज़ी थी। अब अंग्रेज़ जन सामान्य तक अपनी बात कैसे पहुंचाए, तो इसलिए 1835 में उन्होंने सागर और नर्मदा जो कमिश्नरी थी उसमें फ़ारसी के स्थान पर हिंदी को रखा और बाकी जो स्थान थे वहाँ पर पूरी व्यवस्था जो थी वो अंग्रेज़ी ने ले ली। 1882 में भारत में ब्रिटिश शासन ने ये निर्णय किया कि अधिनियमों के पाठ जनता की जानकारी के लिए भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किए जाएं। जब तक जनता उनको समझेगी नहीं, अधिनियमों को, जब तक जनता उन नियमों को समझेगी नहीं, तो वो लागू कैसे किए जा सकते हैं। तो इसलिए ये समस्या, भाषा समस्या को देखते हुए ब्रिटिश शासन ने निर्णय लिया कि जो अधिनियम है, जो अंग्रेज़ी में बनाए गए हैं, उनको जनता की जानकारी के लिए भारतीय भाषाओं में भी प्रकाशित किया जाए। और यही कारण रहा कि स्वतंत्रता से प्राप्ति से पूर्व मुंबई में, मद्रास में, बंगाल आदि प्रांतों में स्थानीय भाषाओं में, बंगाली में, मराठी में जो है उसका तमिल में अनुवाद हुआ, जो अंग्रेज़ी में अधिनियम बने हुए थे। और संयुक्त प्रांत, तब उसका नाम स्वतंत्रता पूर्व उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, जो अब उत्तर प्रदेश राज्य बन गया, वहाँ पर देवनागरी लिपि के प्रयोग की अनुमति दी गई, क्योंकि वहाँ हिंदी भाषी अधिक थे और उर्दू का कम था। तो इसलिए वहाँ लिपि के स्तर पर तो देवनागरी लिपि को के प्रयोग की अनुमति दे दी गई, परंतु भाषा उर्दू ही रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय संविधान, अपने देश का संविधान बनाने की बात की गई और एक सभा का गठन किया गया और उस सभा के सभापति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उन्होंने संविधान का निर्माण करने के लिए एक समिति बनाई जो हिंदी में संविधान का निर्माण करे। और इस समिति द्वारा जो एक प्रारूप तैयार किया गया, उस प्रारूप को जब संसद के सामने रखा गया तो उस पर कतिपय विरोध हुए और उन विरोधों को देखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक दूसरी समिति बनाई और एक भाषा विशेषज्ञ सलाहकार का आयोजन किया। 8वीं अनुसूची में जो 14 भाषाएं थीं, उन भाषाओं के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया और उन्हें उन विभिन्न भाषाओं में एक शब्दावली, विधि की शब्दावली को तैयार करने के लिए कहा गया। अंग्रेज़ी में जो विधि का प्रारूप तैयार हो चुका था, उस प्रारूप को सामने रखते हुए उसके लिए शब्द निर्माण करने का कार्य किया गया। तो संविधान की निर्माण पर के लिए जो भाषा विशेषज्ञों की सलाहकार समिति थी, जिन्होंने उन शब्दों का निर्माण किया, उनको सामने रखते हुए उनके आधार पर एक संविधान का हिंदी में प्रारूप तैयार किया गया।
और उस प्रारूप पर 282 संसद के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। और फिर वे हिंदी का प्राधिकृत पाठ माना गया और इस संविधान में पूरी भाषा योजना पर विस्तार से विचार किया गया और अनुच्छेद 343 से 351 तक इन सभी अनुच्छेदों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग पर प्रावधान निश्चित किए गए। अब जो हिंदी की संवैधानिक स्थिति थी, संविधान में ये निर्णय लिया गया कि हिंदी हमारी राजभाषा रहेगी। अब एकदम से जब कोई भाषा राजभाषा बन जाती है तो उसमें उसका प्रयोग करने में कठिनाइयाँ आती ही हैं। तो उससे पूर्व सारी न्याय व्यवस्था, सारी प्रशासनिक शब्दावली अंग्रेजी में थी। अब हिंदी में शब्दावली का अभाव था, हिंदी में उनके पर्याय ढूंढने में, नए पर्याय बनाने में समय चाहिए था। तो 10 वर्ष का समय दिया गया और संविधान में ये कहा गया कि हिंदी राजभाषा रहेगी और अंग्रेज़ी सह राजभाषा के रूप में 10 वर्षों तक रहेगी। और इन 10 वर्षों में हिंदी जो है वो अपनी शब्दावली को विकसित कर लेगी। प्रशासन के क्षेत्र में संसदीय शब्दावली बनाने में या न्याय के संबंधी विधि शब्दावली बनाने का 10 वर्ष का समय दिया गया। तो उसके लिए कहा गया संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालयों और उच्च न्यायालयों की भाषा के संदर्भ में जो प्रावधान किया गया उसमें कहा गया कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करें तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की समस्त कार्यवाहियाँ अंग्रेजी में होंगी। न्यायालयों के माध्यम परिवर्तन में 15 वर्ष से अधिक समय लग सकता है। यह सोचकर समय सीमा निर्धारण का कार्य संसद पर छोड़ दिया गया। अब यही सबसे अधिक परेशानी आई। 15 वर्ष से ज़्यादा समय लग सकता था बनने में और पूरा जो माध्यम परिवर्तन का कार्य था वो संसद के ऊपर छोड़ दिया गया। और संसद पर छोड़ने का ही परिणाम ये था कि आज भी हिंदी राष्ट्रभाषा होते हुए, राजभाषा होते हुए, संपर्क भाषा होते हुए भी पिछड़ी हुई है। और सारा का जो संसदीय कार्य है, प्रशासनिक कार्य है या विधि संबंधी कार्य है, वे अंग्रेजी में ही हो रहा है और अंग्रेजी का ही वर्चस्व बना हुआ है। तो संविधान के अनुच्छेद जो 348 था उसके आधार पर उसमें एक उपबंध धारा 7 में दिया गया। राजभाषा अधिनियम की धारा 7 में एक उपबंध है कि राष्ट्रपति की अनुमति से हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का उच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश के लिए उपयोग किया जा सकेगा। तो यहाँ ये जो उपबंध बना, इसमें एक ये विकल्प दे दिया गया कि कोई राज्य अगर अंग्रेज़ी के स्थान पर दूसरी भाषा, अपनी स्थानीय भाषा का प्रयोग करना चाहता है या हिंदी का उपयोग करना चाहता है तो वह राष्ट्रपति की अनुमति से हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का उपयोग कर सकता है। तो इस क्लॉज को देखते हुए, इस उपबंध को देखते हुए जो हिंदी भाषी प्रदेश थे उन्होंने हिंदी को न्यायालय की विधि की भाषा बनाने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति की ली। और जो अब स्थिति है, अब तक हम देखते हैं कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इनके उच्च न्यायालयों को हिंदी के प्रयोग की अनुमति प्राप्त हुई है। और तमिलनाडु ने तब तमिल के प्रयोग के लिए कहा तो केंद्र सरकार ने उसके लिए अनुमति देने से मना कर दिया। तो उस समय इसलिए तमिलनाडु को तमिल में प्रयोग करने की अनुमति प्राप्त नहीं हुई और इसीलिए उच्चतम न्यायालय की भाषा परिवर्तन के लिए राजभाषा अधिनियम का संशोधन
करना होगा। अब उसमें संशोधन की आवश्यकता है, तभी प्रांतीय भाषाओं को, जो संविधान में हमारी भाषाएं 8वीं अनुसूची में है, उनको विधि की भाषा के रूप में प्रयोग करने की अनुमति प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए राजभाषा अधिनियम को संशोधित करने की आवश्यकता है। इसके पश्चात जब उच्चतम न्यायालयों में और उच्च न्यायालयों में हिंदी का ही प्रयोग बहुत कम हुआ, यद्यपि कुछ न्यायाधीशों ने हिंदी में निर्णय देने के लिए, हिंदी में काम करने का अपना उत्साह दिखाया, और जो विधि की निर्णय पत्रिका निकलती है, हिंदी में निकलती है, उसमें इसका स्वागत भी हुआ, और जो निर्णय हिंदी में दिए गए उनको ज्यों का त्यों उन पत्रिकाओं में प्रकाशित भी किया गया। पर बाद में धीरे धीरे उनका उत्साह भी कम हो गया, क्योंकि न्यायालयों में अधिकांश कार्य अंग्रेज़ी में ही होता है, पूरी शब्दावली, पूरे प्रारूप अंग्रेज़ी में ही बने हुए हैं, और जिसके कारण हिंदी में उन शब्दों को याद करना जो उसके लिए विधि में बनाए गए शब्द हैं, क्योंकि आम बोलचाल में, सामान्य जन भाषा में तो उनका प्रचलन नहीं है, तो उनको याद करना पड़ेगा। तो इसलिए ना तो अब वो न्यायालय में जो विधि व्यवस्था को देख रहे हैं या जो प्रारूप बनाने वाले हैं, वो उस तरफ रुचि नहीं दिखा रहे हैं, और इसीलिए उच्चतम न्यायालयों में और उच्च न्यायालयों में हिंदी की अपेक्षा अंग्रेज़ी का ही प्रयोग अधिक हो रहा है। तो वहाँ हिंदी पिछड़ी हुई है। और जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय से अभिप्राय है जिला न्यायालय और सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, सभी मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय के अधीन आ जाते हैं, और ये सभी जो हैं अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं। उच्चतम न्यायालय में तो पूरी तरह से अंग्रेज़ी का ही वर्चस्व है, और जो उच्च न्यायालय हैं, जो हाई कोर्ट्स हैं, और विशेष रूप से जो हिंदी भाषी प्रदेशों में हाई कोर्ट्स हैं, उच्च न्यायालय हैं, उनमें कहीं कहीं हिंदी का प्रयोग हो रहा है। परंतु जो प्रारूप तैयार किया जाता है, जो अधिनियम बनाए जाते हैं, उसके जो उपनियम बनते हैं या संविदा आदि होती है, वे हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ही भाषाओं में हो रहा है। मूल रूप अंग्रेज़ी में तैयार किया जाता है, और फिर उसी प्रारूप को सामने रखते हुए विधि अनुवादक उसका प्राधिकृत पाठ, जो ऑथेंटिटिव टेक्स्ट है, उसको तैयार करते हैं, और इस तरह से वे जो विधि की भाषा है वो उच्च न्यायालयों में दोनों मिल रही है। और जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जो उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं, जैसे जिला न्यायालय है या सेशन न्यायालय है या मुख्य न्यायिक अधिकारी, तो इनकी भाषा का तय करने का अधिकार राज्य सरकार को है कि जितने भी अधीनस्थ सिविल न्यायालय हैं उनकी भाषा क्या रहेगी। वे स्थानीय भाषा का प्रयोग करेंगे, वे राजभाषा हिंदी का प्रयोग करेंगे या अंग्रेज़ी का प्रयोग करेंगे, ये तय करने का अधिकार राज्य सरकारों को है। और राज्य सरकार सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 137 के अधीन अधिसूचना नोटिफिकेशन द्वारा घोषित कर सकती है कि सिविल न्यायालयों की भाषा क्या होगी। तो इस तरह से जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके द्वारा पूरी एक संहिता तैयार की गई, न्याय संहिता तैयार की गई। इसी के साथ साथ दंड संहिता को भी, दंड प्रक्रिया की संहिता भी तैयार की गई संविधान में, और उसमें राज्य सरकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 272 के अधीन अधिसूचना द्वारा दांडिक न्यायालयों की भाषा विहित कर सकती है। तो न्याय व्यवस्था की भाषा और दंड प्रक्रिया संहिता की भाषा, ये पूर्व अधिसूचना के द्वारा दांडिक न्यायालयों की भाषा राज्य सरकार को ही अधिकार दे दिया गया कि वे ही निश्चित कर सकती है कि वे स्थानीय भाषा को प्रयोग में लाए, राज्य भाषा का प्रयोग करें,
वे राजभाषा हिंदी का प्रयोग करें या अंग्रेज़ी का प्रयोग करें। परंतु हम देखते हैं कि जो वास्तविक स्थिति है, संविधान में भले संवैधानिक रूप से एक हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया है, हिंदी हमारे संविधान की भाषा निश्चित कर दी गई है, परंतु जो व्यावहारिक रूप है वहाँ हिंदी मात्र अनुवाद रूप में ही प्रयोग की जा रही है। द्विभाषिकता की स्थिति ही बनी हुई है। जितने भी अधिनियम हैं, जितने भी करार हैं, संविदाएँ हैं, अधिसूचनाएँ हैं, वे सब अंग्रेज़ी में ही तैयार होती हैं। उनका मूल रूप अंग्रेज़ी में ही तैयार होता है और बाद में उनका हिंदी में अनुवाद किया जाता है। और अनुवाद की भाषा में दुरूहता, क्लिष्टता का आरोप भी लगाया जाता है, क्योंकि वे प्रयोग में नहीं रही। जब तक कोई भाषा प्रयोग में नहीं आती है तब तक उस भाषा का प्रचलन नहीं बढ़ता है और जन सामान्य उसके साथ जुड़ता नहीं है। जैसे एक उदाहरण दूं मैं आपको, केंद्रीय सचिवालय शब्द है, बना तो कब से दिया गया था पर प्रयोग में नहीं आया। और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बोलने में भले ही कठिन है पर वही प्रयोग होता था। डीटीसी की बसेस पर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट या बड़ा दफ्तर लिखा जाता था, बस स्टॉप पर यही लिखा जाता था। पर जैसे ही मेट्रो आई, दिल्ली में मेट्रो प्रारंभ हुई, तो मेट्रो स्टेशन का नाम केंद्रीय सचिवालय रख दिया गया। और अब केंद्रीय सचिवालय इतना प्रचलित हो गया है कि अब लोग सेक्रेटेरिएट शब्द भूल गए हैं। तो इसलिए ये कहना कि हिंदी दुरूह है, क्लिष्ट है, उसके शब्द प्रचलन में नहीं है, तो जैसे जैसे समाज में उसका प्रचलन बढ़ेगा, जैसे जैसे उसका प्रयोग होगा, उस भाषा से जन सामान्य परिचित होगा, तो वे भाषा विकसित होगी, उन शब्दों का विकास होगा। तो इस तरह से जो न्याय की भाषा है, न्यायालयों की भाषा है, विधि की भाषा है, अगर न्यायालयों में उसका प्रयोग किया जाए तो जन सामान्य भी उस भाषा से परिचित होने लगेगा और उनको न्याय में सुविधा भी होगी। अन्यथा न्यायालय में वकील जिस तरह से जिरह करते हैं और न्यायाधीश अंग्रेज़ी में ही उसका परिणाम देते हैं, उसका रिजल्ट देते हैं, पर जो आरोपी प्रत्यारोपी है वे उसको समझ ही नहीं पाता है। और विधि की अंग्रेज़ी की भाषा भी कोई जन सामान्य की भाषा नहीं है, वे भी क्लिष्ट है, परंतु प्रयोग में आने के कारण वे जन सामान्य में प्रचलित होने लग गई है और उसको समझने लगे हैं। इसी तरह से हिंदी का भी यदि न्यायालयों में, उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, अधीनस्थ न्यायालयों में प्रयोग किया जाए, स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाए, तो कोई कारण नहीं है कि हमारी भाषा, विधि की भाषा जो हिंदी है, वे मूल प्रारूप के रूप में भी स्वीकार की जाए। जैसे कनाडा में दोनों भाषाएं, अंग्रेज़ी में भी और फ्रेंच में भी प्रारूप तैयार किए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 भाषाओं में प्रारूप तैयार किया जाता है। इसी तरह से ब्रिटेन में पहले फ्रेंच, लैटिन में न्याय संबंधी सारी शब्दावली थी, पर जब उसका विरोध हुआ और उसके पश्चात पहले अंग्रेज़ी को गंवारू भाषा माना जाता था, लैटिन को, ग्रीक को ही मान्यता थी, पर जब विरोध हुआ, जन सामान्य में एक जागृति आई, तो उसके पश्चात अंग्रेज़ी की शब्दावली तैयार की गई और पूरी जो उनकी न्याय व्यवस्था है उसमें बदलाव किया गया, उसका माध्यम बदला गया और अंग्रेज़ी को माध्यम बनाया गया। इसी तरह से अगर जन जागृति को लाया जाए तो कोई बड़ी समस्या नहीं है कि हिंदी को विधि की भाषा के रूप में न्यायालयों में प्रयोग किया जा सकता है। तो आज हमने मित्रों उच्चतम न्यायालयों की भाषा, न्यायालय की भाषा और अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा में हिंदी के प्रयोग पर विचार किया, हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर विचार किया कि संविधान में जो एक सैद्धांतिक रूप में हिंदी का जो स्वरूप है और व्यावहारिक रूप में उसका जो अंतर है, उस पर चर्चा की। इसी के साथ ही आज की चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।